अच्छा बेटा, कल जो हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब ही पॉलीमर है, और पॉलीमर जो है वो बनते हैं स्मॉलर यूनिट से, जिनको हम कहते हैं मोनोमर। अच्छा, मोनोमर रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, और जब उनकी रिपीटेशन होती है तो आगे पॉलीमर बन जाता है। अच्छा, फिर पॉलीमर की देखो उसकी हिस्ट्री है कि कब से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। स्टार्डिंजर ने इसका कंसेप्ट दिया था 1920s के अंदर। तो लास्ट ईयर इसमें से भी क्वेश्चन आया था कि किसने इसका कंसेप्ट किसने दिया था, पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था 1920s के अंदर। सन भी पूछा गया था कि कब, कौन से सन के अंदर इसका कंसेप्ट आया था। अच्छा, उसके बाद जो है उनकी जो है पॉलीमराइजेशन की टाइप्स हैं। कल हमने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास इसका पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन का जो पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी रेंज क्या होती है। देखो जो पॉलीमर है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी रेंज जो होती है वो 10,000 से लेकर 10 लाख तक होती है। मतलब 10,000 से लेकर 10 लाख तक उसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। वो डिपेंड करता है रिपीटिंग यूनिट्स पे, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे, वो डिपेंड करता है एन की वैल्यू पे। देखो जो एन लगा देते हैं, एन का मतलब है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो बेटा जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना मॉलिक्यूलर मास उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी कंपोजिशन पे और स्ट्रक्चर पे। जो मैक्रो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर जो है इस पर उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो कल हमने यहां तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलीमर। अच्छा बेटा, टाइप्स में अब देखो एक होगा होमोपोलीमर। होमोपोलीमर का मतलब इसके अंदर, होमोपोलीमर वो होते हैं जिनके अंदर वन टाइप का मोनोमर होता है, सेम टाइप का मोनोमर हो, या जिसके अंदर मोनोमर एक ही हो से वही मोनोमर रिपीट हो। जैसे इथीन है, इससे पॉलीथीन बन जाता है। तो जो मोनोमर है वो तो सेम है, इथीन के मॉलिक्यूल्स इथीन के साथ मिल रहे हैं। या पीवीसी है, उसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड है, तो विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट, जिसका जो मोनोमर है वो विनाइल एसीटेट है। तो जो होमोपोलीमर होते हैं उनके अंदर सेम टाइप का मोनोमर होता है, एक ही टाइप का मोनोमर है। ठीक है। दूसरा होता है कोपोलीमर। कोपोलीमर का मतलब है टू डिफरेंट मोनोमर। कोपोलीमर के अंदर दो डिफरेंट मोनोमर होते हैं। उसके बाद होता है टर्पोलीमर। टर्पोलीमर का मतलब है तीन डिफरेंट मोनोमर होते हैं उसके अंदर। तो बेटा ये इनकी टाइप्स हैं। देखो टाइप ऑफ पॉलीमर, तो एक होता है होमोपोलीमर। अच्छा, होमोपोलीमर का मतलब है वन टाइप ऑफ मोनोमर, या सेम टाइप ऑफ मोनोमर। या बेटा सेम टाइप ऑफ मोनोमर, मोनोमर की सेम टाइप हो, एक ही टाइप का मोनोमर हो। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, पॉलीइथाइलिन। बेटा जो पॉलीइथाइलिन है उसके अंदर जो मोनोमर है वो सेम टाइप है, इथीन मोनोमर है। या पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या पॉली विनाइल एसीटेट पीवीए। तो बेटा इनके अंदर जो मोनोमर होता है वो सेम टाइप के मोनोमर होते हैं। देखो इथीन के अंदर सेम टाइप का मोनोमर होगा, पीवीसी के अंदर सेम टाइप का मोनोमर होगा,
जो पीवी है उसके अंदर भी सेम टाइप का मोनोमर है। तो इस टाइप के पॉलीमर को हम कहते हैं होमोपोलीमर। होमो का मतलब है सिमिलर टाइप का पॉलीमर, सिमिलर टाइप का मोनोमर है उसके अंदर, सेम टाइप का मोनोमर या वन टाइप का मोनोमर। जो मोनोमर वो एक ही हो, बस वो ही आपस में कंबाइन हो जाए। तो देखो यह इथीन, इथीन है, उसके एन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। बेटा ये इथीन है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। एक इथीन का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ मिलेगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, आगे इनकी लंबी चेन बन जाएगी और जिसको हम कहेंगे पॉलीइथीन। यहाँ पे इन लगा दो। ठीक, इन क्या मतलब है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमराइज हुए हैं, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एन क्या है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको कहते हैं डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो जो इथीन है CH2, इसका मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे एन की वैल्यू से, तो आपको मिलेगा पॉलीमर का मास। तो ये हो गया पॉलीइथीन। ठीक है। अच्छा, दूसरा है विनाइल एसीटेट। बेटा विनाइल एसीटेट के एन मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। देखो पॉलीविनाइल एसीटेट, इनका फार्मूला देख लो। जो मोनोमर का फार्मूला है सेम पॉलीमर का फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। जो बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम है, जो मोनोमर का फार्मूला है वही पॉलीमर का फार्मूला है। फर्क है इसके अंदर डबल बॉन्ड, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। जरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी इनकी एडिशन होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा तब ये आपस में ऐड हो जाएंगे। डबल बॉन्ड के जरिए तो उनकी एडिशन होती है। और ये बन गया PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो बेटा पॉलीविनाइल एसीटेट ये पॉलीमर है विनाइल एसीटेट का। ठीक है। और इसको PVA को यूज करते हैं, पैराशूट का जो कपड़ा बनता है इसी उसको बनाने में, चीगम बनाने में इस्तेमाल करते हैं PVA को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया होमोपोलीमर। होमोपोलीमर अब समझ लो ऐसा पॉलीमर हो जिसके अंदर वन टाइप का मोनोमर हो, सिमिलर टाइप का मोनोमर, सेम सॉरी सिमिलर सेम मोनोमर हो जिसके अंदर। अब आते हैं कोपोलीमर। अच्छा, कोपोलीमर का मतलब है टू डिफरेंट मोनोमर। इसके अंदर क्या होते हैं? टू डिफरेंट मोनोमर। बेटा इसके अंदर दो डिफरेंट मोनोमर होंगे, जो मोनोमर होंगे वो दो डिफरेंट होंगे, दो अलग अलग मोनोमर होंगे इसके अंदर। तो कोपोलीमर वो होगा जिसके अंदर दो डिफरेंट मोनोमर हो, मतलब ऐसा पॉलीमर हो जिसके अंदर दो डिफरेंट मोनोमर हो, जो दो डिफरेंट मोनोमर से बने, उसको हम क्या कहते हैं? कोपोलीमर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोपोलीमर है जिनके अंदर डिफरेंट मोनोमर होते हैं। बेटा मोनोमर डिफरेंट होते हैं। अब देखो बैकलाइट, बैकलाइट फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, तो दो डिफरेंट मोनोमर हो गए, एक फिनोल है और एक है फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको क्या कहेंगे? कोपोलीमर कहेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट मोनोमर है। नाइलून, नाइलून जो होता है वो बनता है एडिपिक एसिड से। ठीक है। और हेक्सामिथाइलिन ग्लाइकोल से, तो दो डिफरेंट मोनोमर हो गए इसके अंदर। उसके अंदर जो मोनोमर है वो दो डिफरेंट है, दो अलग अलग मोनोमर है। ठीक है। और इसके अलावा जो पोलिएस्टर बनता है, पोलिएस्टर, उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल होता है और टेरिफिथेलिक एसिड होता है, उसमें भी दो डिफरेंट मोनोमर हो गए। तो ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर दो डिफरेंट मोनोमर हो
तो उसको हम कहेंगे कोपोलीमर। ठीक है, अब इसमें आते हैं एक बेटा विनाइल एसीटेट। देखो विनाइल एसीटेट, ये हो गया विनाइल एसीटेट। और दूसरा होता है ब्यूटाइल मेलेट। बेटा ब्यूटाइल मेलेट, बी यू लिख दिया इसको यहाँ पे, ब्यूटाइल मेलेट। तो यहाँ पे मैं बी यू लिख देता हूँ का मतलब ब्यूटाइल, नहीं तो ब्यूटाइल की जगह पे आप C4H9 भी लिख सकते हो। बेटा वैसे अगर हम ब्यूटाइल मेलेट को लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ इस तरह लिखेंगे हम। ठीक है, ये होता है मेलिक एसिड। अच्छा, ये मेलिक एसिड है। मेलिक एसिड में हाइड्रोजन को निकालकर, ये दोनों हाइड्रोजन को निकालकर अगर ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा ब्यूटाइल मेलेट। बेटा देखो यहाँ पे भी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, इधर भी ब्यूटाइल, तो बन जाएगा ब्यूटाइल मेलेट। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। C4H9, C4H9, तो ये बन गया ब्यूटाइल मेलेट। ये बन गया ब्यूटाइल मेलेट। तो इसलिए यहाँ पे देखो, ये मैंने बी यू लिख दिया है, बी यू का मतलब ब्यूटाइल। बी यू, इधर बी यू, ब्यूटाइल मेलेट, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। बेटा ये है ब्यूटाइल मेलेट, ब्यूटाइल मेलेट, जिसका फार्मूला मैंने इधर लिख दिया है, ब्यूटाइल मेलेट का पूरा फार्मूला। ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप लगेगा, इस तरह समझिए। अच्छा, इनकी एडिशन होगी, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो जाहिर एडिशन किस तरह होगी, डबल बॉन्ड के जरिए होगी। ठीक है, एडिशन के बाद क्या होगा, पहले आएगा CH2, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH O CO CH3। अब इसका लिंक किसके साथ जुड़ेगा, बेटा डबल बॉन्ड टूटने के बाद इसका लिंक किसके साथ जुड़ेगा, ये कार्बन इसके साथ लिंकेज हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा सिंगल। देखो ये इनका लिंक बन गया, लिंक के बाद CH COO BU, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH COO, और यहां पे आएगा BU ब्यूटाइल, यहां पे आ जाएगा ब्यूटाइल। और आगे क्या बनता जाएगा, आगे इनका लिंकेज बनता जाएगा आगे। अच्छा, दोबारा क्या आएगा, इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, विनाइल एसीटेट आएगा। उसके बाद किसका मॉलिक्यूल आएगा, ब्यूटाइल मेलेट। इसका मतलब है देखो बेटा, विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट के बाद ब्यूटाइल मेलेट, ब्यूटाइल मेलेट के बाद आगे क्या आएगा, विनाइल एसीटेट आएगा। इस तरह इनके आपस में क्या हो जाती जाएगी, कॉम्बिनेशन होती जाएगी, आगे ये आपस में कंबाइन होते जाएंगे। ठीक है, तो दो डिफरेंट मोनोमर आपस में देखो मिल गए, ये दो डिफरेंट मोनोमर जो आपस में क्या हो गए, मिल गए हैं। ठीक है, और आपस में मिलने के बाद जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोपोलीमर। तो कोपोलीमर का मतलब एक टर्म है जिसको समझना है
कि कोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट मोनोमर होते हैं, दो डिफरेंट जिसके अंदर मोनोमर, उसको हम कहेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, तो इसमें एक है मेल अपना ब्यूटाइल मेलेट और दूसरा है विनाइल एसीटेट। इसके अलावा मैंने आपको और एग्जांपल दे दी, और जिसके अंदर भी देखो दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं, तो समझे वो कोपॉलीमर है। अब आते हैं टर्पॉलीमर। ठीक है, थ्री डिफरेंट मोनोमर। क्या बेटा? थ्री डिफरेंट मोनोमर हो, तीन डिफरेंट मोनोमर हो। अगर ऐसा पॉलीमर जो तीन डिफरेंट मोनोमर से बने, उसको कहते हैं टर्पॉलीमर। ठीक है, अब इस टर्पॉलीमर के अंदर कौन कौन से मोनोमर हो सकते हैं? अब देखो, एक है एक्राइलिक एसिड। बेटा एक्राइलिक एसिड होता है, एक्राइलिक एसिड। इसको कहते हैं एक्राइलिक एसिड। ठीक है, एक होगा एक्राइलिक एसिड मोनोमर इसके अंदर। अच्छा, दूसरा होता है ब्यूटाइल एक्राइलेट। बेटा एक एक्राइलिक एसिड है। अच्छा, दूसरा है ब्यूटाइल एक्राइलेट, C4H9। ये एक्राइलिक एसिड में हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह पे ब्यूटाइल लगा दें तो बनेगा ब्यूटाइल एक्राइलेट। बेटा ये एक्राइलिक एसिड है, ये देखो एक्राइलिक एसिड का फार्मूला है, उसमें से H को निकालकर उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो बनेगा ब्यूटाइल एक्राइलेट। ये बन जाएगा ब्यूटाइल एक्राइलेट। ठीक है, और तीसरा जो मोनोमर इसके अंदर होता है वो होता है मैथ एक्राइलेट। अच्छा, जिसका फार्मूला ये है, चलो अगले पेज पे लिख देता हूं। बेटा जिसका ये फार्मूला है, मैथ एक्राइलेट। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बांध छोड़ दिया ये अल्काइल ग्रुप की जात। अगर आपको कहा जाता है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, आपको कहा जाता है मिथाइल मेथाइल एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आएगा। जैसे इसमें आया था अल्काइल ग्रुप, बेटा इसके अंदर अल्काइल ग्रुप आया ब्यूटाइल एक्राइलेट, ये ब्यूटाइल एक्राइलेट है। ठीक है, और इसका फार्मूला है मेथ एक्राइलेट। बेटा मेथ एक्राइलेट का मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप आएगा। अगर क्वेश्चन आता है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, मिथाइल मेथ एक्राइलेट, तो यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया मिथाइल मेथ एक्राइलेट। और मिथाइल मेथ एक्राइलेट जो है, इसी से एक पॉलीमर बनता है अकेले से, इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, इससे बनती है प्लास्टिक बनती है जिसको कहते हैं पर्सपेक्स। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, जैसे ग्लास होती है, ग्लास जैसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है। ठीक है, और जिसको यूज करते हैं किसके अंदर?
ऑप्टिकल्स के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो चश्मे होते हैं, इसके अंदर गिलास भी इस्तेमाल होता है, गिलास के साथ प्लास्टिक भी इस्तेमाल होती है। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बनाने में ये यूज होता है, मिथाइल मेथेक्रेलेट अकेला। इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, और इसी से बनती है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। तो ये देखो 3 मोनोमर हो गए इसके अंदर। टर पॉलीमर का मतलब इसके अंदर 3 मोनोमर होंगे, 3 मोनोमर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, 3 मोनोमर जो होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। और ये तीनों मोनोमर मैंने लिख दिए, एक एक्राइलिक एसिड, एक बेटा एक्राइलिक एसिड, दूसरा ब्यूटाइल एक्राइलेट, और तीसरा है मैथ एक्राइलेट, ऊपर जिसका मैंने फार्मूला लिख दिया। ये तीनों मोनोमर आपस में क्या हो जाते हैं, और तीसरा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। देखो बांड टूटेगा, ये बांड टूट जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन होगा, इसके साथ। बांड टूट जाएगा, बांड ब्रेक हो जाएगा, इनके आपस में एडिशन हो जाएगी, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और इसी पॉलीमर को हम कहते हैं ट्रर पॉलीमर। ट्रर का मतलब है जिसके अंदर 3 डिफरेंट मोनोमर हों, जिसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के मोनोमर, उसको कहते हैं ट्रर पॉलीमर। अच्छा देखो बेटा, प्लास्टिक जो है इसकी 2 टाइप होती हैं, 2 टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। थर्मल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इनकी 2 टाइप हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। देखो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है, थर्मल प्रॉपर्टीज। जो प्लास्टिक है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज 2 टाइप की हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अच्छा दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है, उसकी एक बार सेटिंग होती है, दोबारा रीवर्क में नहीं आती वो। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेटा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो दोबारा रीयूज में नहीं आती है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है। ये प्लास्टिक की वो टाइप है जिसके अंदर रिसाइकलिंग नहीं होगी, दोबारा इसको यूज में नहीं ला सकते हम। दोबारा इसको अगर मेल्ट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी, मगर दोबारा यूज में नहीं आएगी ये। तो ये जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के बटन है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जो बटन है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाते हैं। या बैकलाइट, जो बैकलाइट पॉलीमर है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको दोबारा यूज में नहीं ला सकते हम। या सिलिकॉन से, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये दोबारा यूज में नहीं आती है, इसका मतलब इसका रिसाइकलिंग नहीं है, दोबारा यूज नहीं है। अच्छा, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है वो हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है, हीट देंगे सॉफ्ट होगी, और इसकी रिसाइकलिंग भी होगी। बेटा थर्मोप्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है, मतलब उसको आप, अगर वो कोई चीज टूट गई, जैसे प्लास्टिक की चेयर है, अगर वो टूट जाती है तो उसको मेल्ट करके पिघला कर दूसरी चीज बना सकते हैं। अगर वो टूट गई तो दोबारा उसको पिघला कर दूसरी चीज बना सकते हैं हम। इसका मतलब उनकी रिसाइकलिंग है। जो थर्मोप्लास्टिक है बेटा, थर्मोप्लास्टिक की रिसाइकलिंग होती है, रीयूज है उसका, दोबारा यूज में ला सकते हैं इसको, उसको बार बार मतलब हीट दे सकते हैं हम, वो हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है, वो डिकम्पोज नहीं होती, हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है, और कूल करने से वो हार्ड हो जाती है। इसका मतलब है जिस सांचे के अंदर ढालेंगे, इसको मेल्ट करके पिघला कर जिस सांचे के अंदर ढालेंगे वो ढल जाती है, ठीक है। अगर जब वो टूटेगी तो दोबारा पिघला कर दूसरी चीज उससे बना सकते हैं, तो इसका मतलब उसकी रिसाइकलिंग है थर्मोप्लास्टिक की, ठीक है। मगर थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसका यूज नहीं है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं है। तो बेटा प्लास्टिक की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है वो 2 टाइप की हैं, एक थर्मोसेटिंग और दूसरा है थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक है उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका दोबारा यूज नहीं है। तो ये थी इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब है हीट से इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी। अच्छा, अब आते हैं पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। तो बेटा लिख देता हूं मैं, थर्मल प्रॉपर्टीज।
एक है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है जिसकी रिसाइकलिंग है, रीयूज है इसका, और ये हीट देने से सॉफ्ट हो जाती है और कूल करने से हार्ड हो जाती है। इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका यूज नहीं है, इसकी रिसाइकलिंग नहीं होगी प्लास्टिक की, इसका दोबारा यूज है ही नहीं, क्योंकि दोबारा हीट देने से सॉफ्ट नहीं होगी। जब इसको मेल्ट करते हैं, हम पिघलाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाती है, इसलिए इसका दोबारा यूज नहीं है, इसकी रिसाइकलिंग नहीं है। अच्छा, अब आते हैं पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। बेटा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस देखो, केरोथर ने, केरोथर ने 1929 के अंदर क्लासिफाई किया था इसके प्रोसेस को, कि भाई पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस दो टाइप के हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो केरोथर ने 1929 के अंदर ने इसको क्लासिफाई किया था पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को, कि भाई पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो दो टाइप का है। दो टाइप का पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, एक एडिशन, अच्छा दूसरा होता है कंडेंसेशन। देखो एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है, अच्छा दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बेटा एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और दूसरा होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होते हैं। बेटा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है वो होती है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है जैसे इथीन, विनाइल क्लोराइड, जो है विनाइल एसीटेट, स्टाइरीन, इनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होते जाते हैं, कोई बाय प्रोडक्ट रिमूव नहीं होता। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है। बेटा जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उनके अंदर बायो प्रोडक्ट जो होता है वो रिमूव होता है, वाटर भी रिमूव होता है, मिथेनॉल भी रिमूव होता है, अमोनियम भी रिमूव होती है। ठीक है, तो इस टाइप की पॉलीमराइजेशन जिसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाए वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। और इस टाइप की पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होते जाएं और कोई बाय प्रोडक्ट रिमूव ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसके अंदर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। तो बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन पहले आते हैं एडिशन पे। तो इसके अंदर होता है फ्री रेडिकल। एडिशन रिएक्शन, बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल्स बनते हैं इसके अंदर, मतलब रिएक्शन को जो प्रोसीड करता है वो फ्री रेडिकल करता है। तो इसके अंदर इनिशिएशन होगी, इनिशिएशन होगी, इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनेंगे, प्रोपेगेशन होती है और टर्मिनेशन। तो देखो इसके स्टेप्स कौन से होंगे, बेटा इनिशिएशन होगी, उसके बाद प्रोपेगेशन होती है,
जो फ्री रेडिकल में होते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल जिसके अंदर भी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाला होता है उसके अंदर इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन का मतलब है फ्री रेडिकल बनेंगे, प्रोपेगेशन होगी, चेंज होगी, वो प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। और उसके बाद जब खत्म करना होगा तो उसको कहते हैं टर्मिनेशन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, बेटा फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन या तो हाई टेम्परेचर होगा, बेटा फ्री रेडिकल या तो हाई टेम्परेचर पे बनेगा, जो फ्री रेडिकल हैं वो बेटा हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फ्री रेडिकल बनते हैं या तो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, सनलाइट की मौजूद में बनते हैं, या पेरोक्साइड की मौजूद में बनते हैं, पेरोक्साइड के। तो बेटा फॉर्मेशन जो फ्री रेडिकल होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगी इसके अंदर। तो अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन। जो बेटा पॉलीस्टाइरीन होता है उसकी फॉर्मेशन, पॉलीस्टाइरीन जो बनता है स्टाइरीन से है, कल आपको मैंने पढ़ा था स्टाइरीन जो मोनोमर है उसी से बनता है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगा बेटा फ्री रेडिकल वाला होगा। तो पहले आता है इनिशिएशन पे। इनिशिएशन का मतलब है फ्री रेडिकल बनेगा, फॉर्मेशन फ्री रेडिकल होगी, और फ्री रेडिकल तो आपको पता है हाई टेम्परेचर पे बनते हैं या फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन से बनेंगे। तो हम लेंगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। असाइल पेरोक्साइड इसको पढ़ते हैं। बेटा असाइल पेरोक्साइड, असाइल पेरोक्साइड, ठीक है, इसको हम हीट देंगे। हीट देने से इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा असाइल पेरोक्साइड है ये, ठीक है। इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। होमोलाइसिस होगी इस तरह, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, बॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो ये होमोलाइसिस को कहते हैं हम। और होमोलाइसिस से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब भी होमोलाइटिक फिशन होगी, होमोलाइसिस होगी, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो बेटा फ्री रेडिकल बनेंगे। और देखो बॉन्ड की डिसोसिएशन इस तरह हुई है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये इसके पास ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इसके पास, तो दो फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए? दो फ्री रेडिकल। तो
तो बेटा ये फ्री रेडिकल बन गए। अच्छा, ये आगे डिकम्पोज हो जाएंगे। ये बेटा जो फ्री रेडिकल बने हैं ये आगे क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होकर एक बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बन गए। तो देखो असाइल पेरोक्साइड की बेटा होमोलाइसिस हुई, सेंट्रली बॉन्ड टूट गया, सेंटर में से इसका बॉन्ड टूटा, बन गए फ्री रेडिकल बन गए ये। और ये फ्री रेडिकल आगे डिकम्पोज होकर किस में तब्दील हो गए, अल्काइल फ्री रेडिकल के अंदर। देखो अल्काइल फ्री रेडिकल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, चेन को प्रोसीड करेगा। तो पहले देखो फॉर्मेशन होगी फ्री रेडिकल की। अब ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है, अब आते हैं प्रोपेगेशन। तो अल्काइल जो फ्री रेडिकल है अटैक करेगा किस पर, स्टायरीन के ऊपर। बेटा ये स्टायरीन है, या तो बेंजीन की रिंग लिखो या C6H5 लिखो, स्टायरीन के ऊपर अटैक करेगा। अब इसकी भी होमोलाइसिस होगी। बेटा इसकी भी बांड की होमोलाइसिस होगी, ठीक है। इसका बांड भी इस तरह टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। बेटा देखो दो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बाइंड में दो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, होमोलाइसिस होगी। होमोलाइसिस से क्या होगा, एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा, एक इधर इसके पास जाएगा। और अल्काइल फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर। अल्काइल फ्री रेडिकल इसके साथ अटैक करेगा और जुड़ जाएगा इसके साथ, अटैच हो जाएगा इसके साथ, हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5 और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बेटा दो फ्री रेडिकल बनेंगे, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास। आर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, आर बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के पास एक देखो CH के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो आर है, आर CH2 CH C6H5 और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अटैक करेगा एक और मोनोमर के ऊपर। ये अटैक करेगा किस पर, एक और स्टायरीन के मोनोमर के ऊपर। अच्छा, अब इसके इलेक्ट्रॉन की भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। बेटा इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इसका बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब देखो चेन लॉन्गेस्ट बनती जा रही है, CH2 CH C6H5। अब इसका बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C6H5 और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखो ये R CH2 CH C6H5 CH2 C6H5 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है। अब ये अटैक करेगा किस पर, एक और फ्रेश स्टायरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। अब इसकी बॉन्ड की जो डिसोसिएशन होगी फ्री रेडिकल के हिसाब से होगी। बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स जो ब्रेक होंगे बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। अब ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और हो जाएगा R CH2 C6H5
उसके बाद CH2 C6 H5 CH2 C6 H5 और फिर रेडिकल। तो इस तरह चेन आगे प्रोसीड करेगी। अगर टर्मिनेशन करने पे आएंगे आप लोग, ये चेन आगे प्रोसीड करती जाएगी, ठीक है, आगे मोनोमर आपस में कंबाइन होते जाएंगे। टर्मिनेशन करना चाहें तो बेटा टर्मिनेशन के लिए ये है RCH2 C6 H5, इधर एन लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है एन, और ये फ्री रेडिकल मौजूद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है। एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन हुए हैं। अच्छा, अब एक और आर का फ्री रेडिकल आएगा, एक और फ्री रेडिकल आएगा जो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। बेटा एक और फ्री रेडिकल आएगा जो उसके साथ क्या होगा, कंबाइन होकर चेन को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, ग्रोथ को रोक देगा, और हो जाएगा RCH C6 H5। अब इसके साथ R लगी तो चेन क्या हो गई, चेन की टर्मिनेशन हो गई, ठीक है। तो बेटा चेन टर्मिनेट हो गई और फाइनली पॉलीमर बन गया ये। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बेटा ये। तो एडिशन का जो मैकेनिज्म वाला होता है, जो एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है बेटा वो फ्री रेडिकल वाला होता है, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं।